हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने 10th मैथ्स के चौथे चैप्टर की। तो चौथा चैप्टर हमारे पास है आज द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं 10th क्लास के नज़रिए से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तरीके से भी। तो इससे जो क्वेश्चन है बहुत बार बहुत तरह के जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आज मैं आपको इसकी बेसिक्स बताने की कोशिश करूँगा तो आप उसे अच्छे से समझें और ताकि इसके भी आप पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप जो है लगा सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समीकरण क्या होती हैं और बहुपद क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको जो प्रीवियस चैप्टर हमारा था थर्ड चैप्टर उसका जो इंट्रो पार्ट था उसमें आपको बता चुका हूँ कि समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं। अब द्विघात समीकरण हमारे पास है। समीकरण मतलब क्या हुआ, कोई भी बहुपद अगर हमारे पास है उस बहुपद में अगर कहीं ना कहीं इक्वल का साइन आपको दिख रहा है यानी कि बराबर का आपको चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो बहुपद है वह बहुपद ना होगी, अब क्या होगी, है समीकरण होगी। अगर वह रैखिक बहुपद होगा और उस अगर रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद मतलब सपोज आपके पास x+2 है, x+2 क्या है, एक रैखिक बहुपद है। अगर अब मैंने x+2 = 0 लगा दिया या मैंने x+2 = y लिख दिया तो ये अब आपके पास जो है बहुपद ना होगा, अब क्या हो गया आपके पास समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इक्वल का चिन्ह आ चुका है। ठीक हो गया। ऐसे ही जो द्विघात समीकरण है वह द्विघात बहुपद से बना है। अगर द्विघात बहुपद हम ले, सपोज हमने कहा कि x² + 2 ये द्विघात बहुपद है, इक्वल टू अगर मैंने 0 लगा दिया तो ये द्विघात समीकरण हो गया, अभी बहुपद नहीं रहा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है। तो द्विघात बहुपद के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, हमने दूसरे चैप्टर पूरी द्विघात बहुपद में ही पढ़ रखी है। और अब हम जब द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जो भी हमने द्विघात बहुपद पढ़ रखे अगर उसमें हम इक्वल टू लगा दें तो हमारे पास इक्वल का साइन लगा दें तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसे। तो वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2। ठीक है, चर राशि आप जानते हैं, आपको मैंने बता रखा है कि चर राशि क्या होती है। चर राशि क्या होती है, चर राशि जो वेरिएबल यानी कि जो चेंज होती रहती है यानी कि जिसकी वैल्यू जो है प्रत्येक क्वेश्चन में कहें या हर स्थिति में कहें वो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे x, y, z है, h, t, u ये सारे क्या हमारे पास चर है। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम जो है उस समीकरण क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम जो है वर्ग समीकरण यानी कि स्क्वायर इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज द मीन ऑफ द्विघात मीन्स वर्ग। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन ये है कि दो घात की बहुपदी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, दो घात की अगर कोई बहुपदी समीकरण होगी उसको भी क्या बोलेंगे, हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इस द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ठीक है, इसकी क्योंकि मानक रूप समझना बहुत जरूरी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है हमारे पास ax² + bx + c = 0। अब आपको बार बताने की जरूरत नहीं है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। अगर जिसको नहीं पता फिर से मैं लिख देता हूँ। तो a क्या होता है, a हम बोलते हैं x² का गुणांक। गुणांक आप जानते हैं, अगर मैं x² गुणांक की बात कर रहा हूँ तो x² आगे जो भी संख्या होगी वह जो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। b क्या है, b होता है हमारे पास x का गुणांक। अगर c की बात करें तो c होता है हमारे पास अचर पद यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मानक रूप। द्विघात समीकरण क्या होगी और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हुआ ये आपको जो पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो द्विघात समीकरण है इसके द्विघात समीकरण के मूल की बात करते हैं। ठीक है, काय की बात करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण क्या आप समझाएंगे आगे का, समीकरण के मूल। देखिए इससे पहले जब हमने बहुपद पढ़ा था तो वहां पर हमने शून्यक की बात करी थी।
काय की बात कर दी, शून्य की बात। अब यहाँ पर हम काय की बात कर रहे हैं, मूल की। दोनों का मतलब लगभग एक था। शून्य क्या था, शून्य हमने क्या कहा था, शून्य हमने ये कहा था कि जिस भी चर राशि में वह द्विघात बहुपद है, तो उस चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। मूल क्या हुए मूल हुए कि किसी द्विघात समीकरण में चर राशि के वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, द्विघात समीकरण का संतुष्ट होना मतलब क्या हुआ कि उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो उस मान को, किस मान को, जिस पर द्विघात समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण में उपस्थित चर का वह मान जिस मान पर, क्या कहेंगे आप, जिस मान पर द्विघात समीकरण क्या हो जाए, वो जो समीकरण है वह जो संतुष्ट है, यानी कि उसका जो बायां पक्ष है वह जो दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, तो चर राशि के उस मान को हम उस द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसी द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं। तो किसी द्विघात समीकरण के हमारे पास जो कितने मूल होंगे, नॉर्मल सी बात है, उससे कितने मूल होते हैं, हमारे पास 2 मूल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मूल हैं, ये तो जो मूल हैं, यह मूल हमारे पास वास्तविक भी हो सकते हैं, वास्तविक, और यह जो हमारे पास है काल्पनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल हमारे पास क्या होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। दोनों प्रकार के मूल होते हैं, वास्तविक भी होते हैं और काल्पनिक भी होते हैं। आपने यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ना है, आप जितनी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपने जो वास्तविक के बारे में पढ़ा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि हल्का थोड़ा सा आपको जो काल्पनिक मूल के बारे में भी बताया जाए। ठीक है, कि काल्पनिक मूल क्या होते हैं करके। ठीक है, तो इन्हीं की द्विघात समीकरण के मूल 2 होंगे। मूल क्या हुए, मैंने आपको बता दिया। मूल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मूल क्या हुए कि किसी द्विघात समीकरण में चर राशि के वह मान जिनको अगर उस द्विघात समीकरण में रख दिया जाए तो द्विघात समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, यानी कि उस द्विघात समीकरण का जो बायां पक्ष है वह जो उसके दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, तो चर राशि के उन मानों को हम क्या बोलेंगे, उस द्विघात समीकरण का मूल बोलते हैं। ठीक है, ये जो मूल होते हैं हमारे पास, ये मूल नॉर्मली 2 प्रकार टाइप के होते हैं हमारे पास, वो होते हैं वास्तविक और काल्पनिक। अब इन मूलों को ज्ञात करने की हमारे पास विधियां होती हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियां या द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, अब बात है इसकी विधियों पर। ठीक है, मूल ज्ञात करने की विधियां लिखते हैं। ठीक है, की विधियां, क्योंकि हमने मूल निकाल लिए तो वही क्या हुए, द्विघात समीकरण के हल भी उसी को बोलते हैं। मूल ज्ञात करने की विधियां कहें या जो है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कहें, तो द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास जो 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि कौन सी है, पहली विधि हमारे पास है गुणनखंड की फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास कौन सी है, दूसरी हमारे पास है द्विघात सूत्र विधि कहें, या द्विघात सूत्र था वह जो है श्री धराचार्य ने दिया था, तो इसको जो है श्री धराचार्य विधि भी बोलते हैं। ठीक हो गया, अच्छा, तीसरा हमारे पास है, तीसरी विधि होती है वो होती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि यानी कि परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 विधियां हैं जिनकी हेल्प से हम जो है कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होती है उसके रूट से हम जो है फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड विधि, तो यानी कि जैसे आपने गुणनखंड कर रखे हैं, यानी कि जैसे आपने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करे तो वही यहाँ पर भी यूज करना है। ठीक है, द्विघाती सूत्र, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर होता है हमारे पास b²
-4ac होल अपॉन 2। इसमें अपॉन का साइन देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। अपॉन का साइन आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बार आप ये गलती कर जाते हैं कि इस अपॉन के साइन को आप जो है यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, जबकि ये तरीका आपका पूरा गलत है। ठीक है, ये अपॉन का साइन पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक, तो ये हमारे पास है द्विघात सूत्र है या सीधाचार्य सूत्र है। इसके बाद तीसरी मेथड हमारे पास होती है पूर्ण वर्ग विधि। ये थोड़ी सी लेंथी मेथड है, तो जिस वक्त आपका टॉपिक आएगा आपको ये विधि जो है मैं उस वक्त कराऊंगा। ठीक है, तो अब हमने क्या बात करी, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस ये करा कि आखिर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के हमारे पास कितनी विधियां हैं। तो हमें क्या पता, हमें पता चला कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के हमारे पास कितनी विधियां हैं, 3 विधियां। या ये कैसे कहते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघातीय सूत्र या सीधाचार्य विधि, और तीसरी हमारे पास है पूर्ण विधि। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो मूलों की प्रकृति होती है वह जो है कैसे होती है। पहले मैंने कहा जो मूल होते हैं हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होते हैं और एक जो है अवास्तविक होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या की बात कर रहे हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो जब हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम जो है पहले जो है इसका विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्या ज्ञात करते हैं, विविक्तिकर ज्ञात करते हैं। अब बात आती है कि विविक्तिकर होता क्या है। तो जो विविक्तिकर है वह जो है एक क्वांटिटी होती है, एक राशि होती है। कोई क्या राशि होती है, b² - 4ac, यानी कि b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। इसे जो है डेल्टा या डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं या जो है डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, इसे क्या बोलते हैं, डी विविक्तिकर बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए डिनोटेड बाय डी। अब अगर हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की क्या ज्ञात करेंगे हम, डी का मान। और डी के मान के आधार पर ही हम ये बात करते हैं कि इनके जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण मूल जो है कैसे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 सिचुएशन होती हैं। पहली सिचुएशन हमारे पास होती है जब डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव मान आ रहे हैं, धनात्मक मान, कैसे मान आ रहे हैं, धनात्मक मान आ रहे हैं, तो जो मूल होते हैं, मूल कैसे होते हैं, मूल हमारे पास जो है वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं, और कैसे होते हैं, असमान होते हैं। कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे द्विघात समीकरण के, और दोनों मूल क्या होंगे, डिफरेंट। अब वास्तविक होने का मतलब क्या हुआ, अवास्तविक होने का मतलब क्या हुआ, ये आपको पता है कि जैसे वास्तविक संख्या होती है तो वही मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास होगा अगर d की वैल्यू हमने निकाली, d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, b² - 4ac को सॉल्व करके। b कहाँ से आएगा, जो द्विघात समीकरण है वहां से। x का गुणांक a कहाँ से आएगा, x का गुणांक c कहाँ से आएगा, अचर। हल करेंगे, इसको हल करने के बाद अगर d का मान हमारे पास 0 के बराबर आ गया, ठीक है, तो जो मूल होते हैं, मूल वास्तविक ही होते हैं इस कंडीशन में भी, और मूल वास्तविक होने के साथ साथ कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान। आगे बात तीसरा केस हमारे पास है, अगर d हमारे पास जो है <0 आ गया, <0 मतलब नेगेटिव मान आ गया। हमने d को हल किया और d को हल करने के बाद हमारे पास जो मान निकले कैसे निकले, ऋणात्मक मान निकले, -2 -3 -4 -5 एंड सो इस तरीके से निकले। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके जो मूल होते हैं,
मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। लेकिन मूल होंगे कितने, मूल होंगे 2 ही होंगे, ठीक है। कैसे मूल होंगे इसके, काल्पनिक मूल होंगे। आज बात समझ में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और काल्पनिक मूल क्या डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान जानेंगे, काल्पनिक होंगे और साथ में कैसे बोल सकते हैं उसको, असमान बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3 कंडीशंस हुई मूलों की प्रकृति की। जब d का मान अगर धनात्मक संख्या आ रहा है, कोई धनात्मक संख्या दे रहा है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। और अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। अब तीसरा हमारे पास अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो जो मूल होते हैं यानी कि मान अगर ऋणात्मक आ रहे हैं तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। अब जब हमारे पास ये 2 स्थितियां होती हैं, यानी कि फर्स्ट 2 सिचुएशन जब हमारे पास होती हैं, तो हम बोलते हैं कि वो जो द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण का हम कहते हैं कि क्या है, अस्तित्व है बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व बोलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो स्थिति होती है इसको हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में हम आपके एक्सटर्नल के साथ ये बोलते हैं कि मूल जो है ज्ञात नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि अगर हमारे पास जो है ये कंडीशन है मूल वास्तविक और असमान, तो वो मूल क्या क्या होंगे, ठीक है। तो वो मूल हमारे पास जो है असमान की स्थिति में, ठीक है। जब हमारे पास ये क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, तो वो मूल होंगे क्या, तो द्विघात समीकरण है, इसके एक मूल को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे मूल को हम जो है बीटा बोलते हैं। तो जब फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास है कि व्हेन d ग्रेटर देन 0 होगा, तो मूल हमारे पास क्या होंगे, मूल अल्फा का मान बराबर हो जाएगा -b प्लस √d/2a, ठीक है। और इस यहाँ पर कितना जाएगा, यह बात जाएगा -b माइनस √d/2a। ये हमारे पास रूट से निकल के आते हैं, ठीक है। डी का मान में निकाल दिया और राइट जो भी आएगा उसको हम रखेंगे और उसका रूट निकालेंगे तो हमारा काम जो है हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन कब, जब हमने बोला कि d इक्वल टू क्या है, 0 है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे, साथ में समान होंगे। समान मूल क्या होंगे, इसमें एक अल्फा बनेगा -b/2a और जो बीटा बनता है, बीटा की वैल्यू -b/2a आएगा। ये दोनों कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि जब मूल वास्तविक और असमान है, कैसे निकालेंगे आप, इस तरह से निकालेंगे -b प्लस √d/2a और -b माइनस √d/2a, ठीक है। इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। अगर थर्ड केस हमारे पास आ जाए, यानी कि डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो अब देखिए ध्यान से देखिए थर्ड पार्ट। तो जो पहला मूल बनेगा अल्फा, ये बनेगा हमारे पास -b प्लस √d के निगेटिव है कि -d/2a और बीटा छोटा बन जाएगा, क्या बनेगा, इक्वल टू आपके पास आएगा -b माइनस √-d/2a। लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो रूट के अंदर से नेगेटिव वैल्यू होती है तो यह जो एक प्रकार से नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित मान, ठीक है। अगर अंडरूट के अंदर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो ये कैसे संख्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि इट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि नंबर लाइन पे ही नंबर को हम शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो गई। तो अब इस नॉट डिफाइंड वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, आपके हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो रूट ऑफ माइनस, देखिए क्या था हमारे पास, रूट के अंदर -d था, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है -1 × d, ठीक है। अब जो -1 होता है, -1 इसको बोलते हैं आयोटा स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा, यानी कि i का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, रूट के अंदर मैंने d लिखा और -1 को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर। अब क्या होगा, ये आयोटा स्क्वायर जो है रूट से बाहर आता है, ये जाता है हमारे पास i रूट के अंदर d। तो बिकॉज ऑफ दिस आयोटा हम ये बोलते हैं कि जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, कैसे होंगे, काल्पनिक। तो यहाँ पर रूट क्या बन जाएंगे, यहाँ पर अब मेरे पास पहला रूट बन जाएगा अल्फा इक्वल टू -b प्लस आयोटा रूट के अंदर d/2a और जो दूसरा रूट मेरे पास बीटा बन जाता है वो आता है मेरे पास
वो आता है मेरे पास माइनस बी माइनस आयोटा रूट के अंदर डी अपॉन 2a। तो ये जो है हमारे पास जो है रूट्स हो गए, ठीक है। यानी कि जब डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे पास ये होंगे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर। जब इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास रूट्स अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। जब डी लेस देन 0 होगा तो हमारे पास रूट्स हमारे पास हो जाएंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस आयोटा रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी माइनस आयोटा रूट डी अपॉन 2a। लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये चीज़ आपको जो है आनी चाहिए। आप क्या बोल देंगे अगर आपके पास कहीं पर भी जो है डी लेस देन 0 आएगा, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है, अतः इसके मूल ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। आप यहाँ पर इतना लिख के आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये बात हमारी यहाँ तक की होगी, ठीक है। अब तो ये सारी बातें इतना ही बेसिक हमारे पास इसमें था, ठीक है। अब क्या होते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास ये होते हैं कि हमें कोई कंडीशन दी होती है, कोई सिचुएशन दी होती है और हमें ये पता करना पड़ता है कि इस प्रकार की स्थिति संभव है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो है एक द्विघात समीकरण क्रिएट करते हैं और द्विघात समीकरण क्रिएट करने के बाद हम उसका एग्जिस्टेंस फाइंड करने की उसका अस्तित्व निकालते हैं। अगर उसका अस्तित्व हो गया, अस्तित्व कब कब होगा? अस्तित्व तब तक होगा जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी और d की वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी। तो दो केस हमारे पास होंगे उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व होने के। अगर उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व हो गया तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे ये जो दी गई स्थिति है यह क्या है? संभव है, अन्यथा यह स्थिति हमारे पास संभव नहीं है बोलेंगे, ठीक हो गया। आई बात समझ। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेके आपको जो है उसके मूल जो है दो विधियों से निकाल देता हूँ। किससे? धराचार्य विधि से और जो है गुणनखंड विधि से। पूर्ण विधि जब हमारा टॉपिक चलेगा उस वक्त हम जो है पूर्ण विधि को जो है हल करेंगे, काफी लेंथी है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है हमारी बेसिक खत्म होती है इसकी और हम जो है एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब जब भी हम द्विघात समीकरण हल करते हैं हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात का ध्यान हम क्या रखते हैं? सपोज अगर मेरे पास अभी ये इक्वेशन कुछ ऐसी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 60, तो पहला काम मुझे क्या करना है? पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे बराबर के इस साइड यानी कि कौन साइड? राइट साइड मुझे क्या रखना है? हमेशा 0 रखना है। बराबर के राइट साइड क्या रखूँगा? हमेशा मैं 0, और यानी कि बाकी सारे टर्म्स को कहाँ ले जाऊँगा? लेफ्ट साइड में ले जाऊँगा, ठीक है। बस सारे पदों को मुझे जो है बाईं ओर ले जाना है और दाईं ओर मुझे इक्वल के बाद हमेशा क्या रखना है? 0 रखना है। इस बात का मुझे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कोई भी समीकरण मेरे पास होगी तो, ठीक है। अब जो कि पहले मेरे पास गुणनखंड विधि है तो पहली विधि से मैं हल कर रहा हूँ इनको, गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, ठीक है। अब गुणनखंड विधि से अगर मैं इनको हल करता हूँ तो देखिए, अब गुणनखंड विधि आप जानते हैं, आपको मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बताया कि आप इसको इसके गुणांक को बराबर कीजिए, 60 और 1, 60 का 60। अब 60 के आप ऐसे गुणनखंड करोगे कि उन दोनों संख्याओं को आप में जोड़ूं या घटाऊं तो कितना है? 7 आए। लेकिन अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो तो कितना है? 60। तो आपको मैंने क्या बोला था? आप 60 गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं वो आप देखिए। आपका काम क्विक होगा और इसके बाद आपके पास कितना होगा? ये 2 गुणा 30 हो जाएगा। फिर कितना होगा आपके पास? 3 गुणा 10 हो जाएगा। फिर आपके पास कितना होगा? 30 गुणा 2 या 2 गुणा 3, ठीक है। फिर आपके पास जो है 4 गुणा ये हो जाएगा आपके पास 3 गुणा कितना होगा? ये 3 गुणा 20, ठीक है। 4 गुणा 15 हो जाएगा और इसके बाद 5 गुणा फिर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, देखिए 60 का 60 हो गया, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 60 में 1 घटाएंगे आपको नहीं चाहिए। 20 30 नहीं 60 होगा, 30 में 2 जोड़ोगे 32 हो जाएगा, 30 में 2 घटाओगे 28 हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। 20 या 60 होता है, 20 में 3 जोड़ोगे 23 हुआ और 20 में 3 घटाओगे 27 हुआ, किसी काम का नहीं है। 15 को 60 होता है और इसके बाद क्या करोगे? 15 को 60 होता है तो क्या हो जाएगा? 15 में 4 जोड़ोगे 19, 15 में 4 घटाओगे 11, किसी काम का नहीं है। अब देखो 12 पंचे भी 60 होता है, ठीक है। अब 12 में से आपने 5 घटाया तो 7 और 12 5 जोड़ोगे 17, यानी कि 12 में से 5 घटाने 7, यानी कि 7 आपके पास एक्स आएगा तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या लिख देना है?
एक्स स्क्वायर माइनस, इस साथ से क्या लिखोगे आप 12 माइनस 5, ठीक है, इंटू एक्स आपके पास है माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का गुणा 12 में होगा, एक्स का गुणा 5 में होगा, तो 5x माइनस 60 बराबर 0। इसी लाइन पे आपको अंदाजा आता है कि आपने सही किया है गलत किया है। तो आपके पास है माइनस का 12x है प्लस का 5x है, तो माइनस 12x प्लस 5x कितने हो गए, माइनस के 7x हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप सही कर रहे हैं। तो अब आपने जो है दो पद ये ले लिए और दो पद आपने ये ले लिए, इन दोनों पदों में आप कॉमन निकालिए। क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा। इन दोनों की बात करते हैं तो प्लस का 5 कॉमन आएगा, तो ये जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 ये लिख लीजिएगा, और यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पर को 5 बराबर 0। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब जब आप शून्य निकाल लेते तो आप लिखते थे शून्य के लिए इसको 0 लेने पर, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल टू 0 है, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x और कितना गया आपके पास 12 आ गया, तथा जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x और कितना गया आपके पास माइनस का 5 आ गया। तो यानी कि तो मूल द्विघात समीकरण के मूल यानी कि अल्फा कॉमा बीटा, पहला मूल अल्फा दूसरा बीटा, तो कितने रहेंगे आपके पास 12 कॉमा माइनस की 5, तो ये दो आपके पास क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो ये कौन सी विधि है हमारे पास, गुणनखंड विधि। तो ये विधि आपको काफी सरल रहेगी, कब, जबकि आपको जो है गुणनखंड करने आते हैं। अगर आपने द्विघात बहुपद अच्छे से कर रखा है, अच्छे समझ रखा है, आपने 9th क्लासेस में गुणनखंड अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपको ये काम आपका चुटकी का खेल है, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, अब आपके पास एक नई चीज आ रही है, वो है हमारे पास द्विघाती सूत्र। ठीक है, क्या हमारे पास द्विघाती सूत्र, तो वहां से देखना इसके मान जो यही आएंगे जो अभी आए हैं। ठीक है, अब दूसरी मेरे पास है, द्विघाती सूत्र। द्विघात सूत्र ऑब्लिक क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम श्री धराचार्य विधि। अब जब श्रीधराचार्य की आप बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी आपका द्विघात समीकरण है उसकी कंपेयर आप जो है ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 से कर रहे हैं, करेंगे तो आपको a कितना मिलेगा, a आपको मिलेगा x² का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक आपके पास है 1। अच्छा, b आप देखेंगे कि x का गुणांक ये रहा, x का गुणांक कितना है, आगे माइनस भी है तो क्या बोलेंगे आप, माइनस का 7 बोलेंगे आप। ठीक है, और c क्या होगा आपके पास, अचर पर कितना है 60 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस का 60 आप बोलेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे सूत्र, कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र। क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, तो इससे पहले जब भी आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी, आप उस इक्वेशन में हमेशा क्या करेंगे, आप d का मान निकाल लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इतना हल करने से बच जाए, ताकि आप ये देख लें कि उस द्विघात समीकरण अस्तित्व है या नहीं। तो पहला आप क्या काम करेंगे, पहला काम आप ये करेंगे, आप कहीं पर जो d निकाल लेंगे। ठीक है, b² माइनस 4ac से। ठीक है, अब आपने देखा कि b का मान कितना है, -7 है, b का मान कितना है -7 है, तो b की जगह आपने लिखा -7 इसका स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा। अब a का मान देखिए, a का मान कितना है 1 है, तो आपने गुणा में 1 किया, गुणा c का मान रखेंगे आप, c का मान कितना है -60, तो c की जगह आपने -60। अब हल करेंगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा।
ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 6 24 240। ठीक हो गया, ठीक हो गया, कितना है 240। तो अब आप जो है इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 289 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, उससे क्या होगा, उससे हो गया बार बार इसको हल करने से बच जाएंगे। ठीक है, और वहां से आपका क्लियर क्या है, क्लियर ये भी हो जाएगा जो द्विघात समीकरण आप हल कर रहे हैं उसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस मान रखा आपने बी का, माइनस का 7 प्लस माइनस ये वाली आपने रख ली है। आपको पता है कि इसका आंसर 289 आ रहा है, होल अपॉन 2 इंटू 1। अब देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 7 बन जाएगा, ये प्लस माइनस आएगा, और 289 किसकी वैल्यू होती है, 17 की वैल्यू होती है, अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ये हमारे पास x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो दो चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आप क्या बोलेंगे, आप भी बोलेंगे कि धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर, अब आपने धन चिन्ह लिया तो आपके पास अब जो आपके पास रूट बनेगा, ठीक है, उसको आप बोल देंगे अल्फा। क्या बोल देंगे, अल्फा। अल्फा क्या बनेगा, 7 प्लस 17 अपॉन 2। ठीक है, 7 प्लस 17 अपॉन 2 आप हल कर लीजिए, कितना हो गया 2 और 2 कितना हो गया 12। तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा जो कितना मिल गया आपको 12 मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या काम करेंगे आप, दूसरा काम ये करेंगे आप ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर। आपने ऋण चिन्ह लिया तो उसको क्या बोल देंगे, अब आप बीटा बोल देंगे, क्या बोलेंगे बीटा। बीटा छोड़ क्या हो जाएगा 7, ये प्लस के क्या लेंगे, अब आप माइनस लेंगे 17 अपॉन 2। कितना हो गया देखिए, इसको ये जाएगा आपके पास बीटा इक्वल टू 17 माइनस 7 माइनस 17 करेंगे तो माइनस ऑफ 10 मिलेगा आपको, अपॉन 2 कितना आएगा 5, तो बीटा इक्वल कितना आ गया माइनस का 5। तो देख लीजिए यहाँ से भी मूल क्या है आपके पास, यहाँ से भी जो मूल आया आपके पास वो आपके पास 12 n माइनस 5। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से हल करें, किसी भी विधि से आप हल करें, चाहे आप गुणनखंड विधि से हल करें, चाहे आप धराचार से हल करें, चाहे अब आप जो पूर्णवर्ग से हल करेंगे, तो तीनों स्थितियों में आपके जो मूल होंगे वो जो कैसे होंगे, बराबर ही। तो ये हमने दो विधियां डिस्कस करी, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। जो भी इंट्रो पार्ट आपको बताया उसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, और हम कल से जो इसके आगे की एक्सरसाइज हम जो करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके।